डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए क्लास 10th में आपका इकोनॉमिक्स में चैप्टर चला था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। धीरे धीरे हम सारे के सारे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी पैटर्न के, एनसीईआरटी जोन के हम सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको समझाते आ रहे हैं, ठीक है। और इसी कड़ी में हम आज आपको, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो बताया था कि हम आपको समझाएंगे 2 क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। जितना आप अच्छी तरीके समझोगे उतना ही अच्छे आप अंकों को प्राप्त कर पाओगे। सोशल स्टडी में मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से सोशल स्टडी को नहीं पढ़ते हो, रट करके आप अच्छे अंकों को नहीं प्राप्त कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आपको सामाजिक ज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान के बारे में आपको जानकारी होगी, उतने ही ज़्यादा आप अच्छे अंकों को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आप जानते हो कि जो अर्थशास्त्र है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे आप विश्व की अर्थव्यवस्था, अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो कक्षा 10 के बच्चे जानते नहीं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है कि जब व्यक्ति जो है जीविका कमाने के लिए कोई कार्य करते हैं, ठीक है, जीविका कमाने के लिए कार्य करते हैं और उससे धन कमाते हैं, धन प्राप्त करते हैं और उस धन को अपने उपयोग में ला करके खर्च करते हैं, ठीक है। तो धन का यही लेन देन कहलाता है क्या? अर्थव्यवस्था, ठीक है। चाहे हम, जैसे मान लिया कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे, धन कमाएंगे और धन कमा करके हम अपनी रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से कमाएंगे और उसको खर्च करेंगे, तो धन हम आपसे लेंगे और आपको ही फिर वापस कर देंगे। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था को कि एक 10 रुपए का नोट, एक जो है एक ट्रेन को खरीदने की क्षमता रखता है। एक 10 रुपए के नोट से एक ट्रेन खरीदी जा सकती है। ट्रेन क्या, बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। कैसे? क्योंकि एक 10 रुपए के नोट की वैल्यू जो है वो हमेशा बनी रहेगी। चीज़ें उपभोग हो जाती हैं, चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं, लेकिन जो 10 रुपए की जो वैल्यू है वो कभी समाप्त नहीं होती है क्या? क्यों? क्या हुआ? हमने काम किया तो मान लिया हमारी मजदूरी मान लिया 500 रुपये है, ठीक है। तो क्या किया हमने? एक दिन काम किया पूरा, हमको 500 रुपये मिला। फिर क्या किया हमने? उस 500 रुपये को हमने अपने काम के लिए खर्च किया, वो हमने आपको दिया 500 रुपये। फिर क्या हुआ? वही 500 रुपये आपने अपने यूज में प्रयोग किया, किसी दूसरे को दिया, और फिर वही क्या हुआ? 500 का नोट किसी दूसरे के पास गया। तो जिसके पास जाएगा वो 500 का नोट, वो 500 का नोट तो 500 का नोट हमेशा बना रहेगा, उसकी वैल्यू कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन वो 500 रुपये जिसके पास जाएगा वो 500 रुपये कीमत की वस्तु को हमेशा प्राप्त करता रहेगा। जैसे हुआ क्या कि हमने आपको पढ़ाया, हमको 500 रुपये मिले, हमने 500 रुपये की क्या किया? परचून की दुकान पर गए, सामान खरीद लिया, ठीक है, सामान हमको मिल गया। फिर वो 500 रुपये परचून की दुकान वाले के पास गए, तो उसने क्या किया? उन 500 रुपये का उसने अपने बच्चों की वो फीस जमा कराया, ठीक है। वो फीस जमा कराया तो उसकी बच्चों की फीस जमा हो गई 500 रुपये में। फिर क्या हुआ? वो 500 रुपये का नोट स्कूल में गया, माने स्कूल में की चाक खत्म हो गई तो स्कूल में क्या गया? वही 500 रुपये नोट दे करके चाक खरीद ली गई, ठीक है। तो इस प्रकार से एक 500 का नोट सोचो कि कितनी ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को खरीद सकता है नहीं बात? क्योंकि जिसके पास वो 500 का नोट जाएगा, 500 का नोट, आप एक बड़ी बात हो गई, आप 10 रुपये के नोट को ले लीजिए, ठीक है। तो एक 10 रुपये का नोट, चाहे वो 500 का नोट चाहे 100 का नोट हो, उसकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो यही धन का आपस में एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाना और उसका वस्तु को खरीदना, उनको उपभोग करना, ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान होना और वस्तुओं और धन का आदान प्रदान होना, यही सब जो घालमेल है वो सब क्या है? अर्थव्यवस्था, ठीक है।
तो अब देखिए कह रहा है क्या कि अर्थव्यवस्था के अब 3 क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक, निजी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको बताया था हमने, ठीक है। और इसके बाद इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है और उनकी आपस में तुलना भी हमने आपको बताई थी, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, वे कौन सी गतिविधियां हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में शामिल होती हैं। ठीक है, और सरकार, और ये भी हमें व्याख्या करना है कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन मतलब क्रियाकलाप का संचालन कैसे किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख लीजिए कि हमने आपको बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो उपक्रम होते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें उत्पादन के समस्त साधनों और उत्पादित वस्तुओं पर समस्त जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, वो समस्त उद्योग धंधे जो सरकार के नियंत्रण में हैं, जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनका लाभ और जिनकी हानि सरकार वहन करता है। लाभ होता है तो उसका लाभ सरकार को मिलता है, हानि होती है तो उसका लाभ, उसकी हानि सरकार को होती है। ऐसे समस्त जो क्षेत्र हैं वो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और कह रहा है क्या है, हमें इसे कुछ उदाहरण देना है। तो इसे कुछ उदाहरण क्या है, जैसे क्या, भारतीय रेलवे, ठीक है, और डाकघर। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी सरकारी उपक्रम हैं। इनका लाभ और इनकी हानि जो है वो सरकार को प्राप्त होता है। लाभ होता है तो सरकार को प्राप्त होता है, हानि होती है तो सरकार उसको झेलती है। ठीक है, और तीसरा है भारत संचार निगम लिमिटेड, मतलब BSNL, जो आपकी BSNL कंपनी है संचार की, जो आपको मोबाइल, इंटरनेट या अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, संचार सुविधाएं उपलब्ध कराती है, वो क्या है, BSNL, तो भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये क्या है, ये भी भारतीय सरकार का ही एक उपक्रम है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मतलब इसे आप कहते हो, क्या कहते हो सार में, एम्स। क्या कहते हो, आपने नाम सुना होगा, अस्पताल का नाम सुना है, एम्स दिल्ली में है आपका। ठीक है, एम्स, वैसे तो अब बहुत सारे एम्स खुल गए हैं और ऑल ओवर इंडिया ढेर सारे एम्स हॉस्पिटल हैं। मतलब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बहुत काफ़ी मात्रा में अब खुल गए हैं। ठीक है, लेकिन अपने उत्तर भारत का दिल्ली का जो एम्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद प्रसार भारती। ठीक है, प्रसार भारती क्या है, ये भी एक संचार कंपनी है जो आपको लाइव टेलीकास्ट देती है। इससे क्या, दूरदर्शन, आप क्या करते हो कि टीवी पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देखते हो। तो इसमें कुछ निजी संचार सेवाएं भी होती हैं और कुछ सरकारी संचार सेवाएं भी होती हैं। कि जो सरकारी संचार सेवाएं होती हैं, जो सरकार के द्वारा जो चैनल सब्सक्राइब किए गए हैं, जो आपको प्रदान किए गए हैं, उन पर समस्त अधिकार प्रसार भारती रखती है। ठीक है, इसके साथ साथ भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, ये कुछ ऐसे उपक्रम हैं जो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में आते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपको बताते हैं कि ये तो हुए क्या कि आपके आसपास में, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की ये कुछ गतिविधियां हैं जो हमने उदाहरण दिए। कौन कौन से बताया आपको हमने, क्या, भारतीय रेलवे, डाकघर, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, प्रसार भारती और साथ में क्या, भारतीय खाद्य निगम। ये कुछ उदाहरण हैं।
वैसे तो बहुत सारे हैं, ये कुछ उदाहरण ये हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल होते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार जो है वो इन आर्थिक गतिविधियों को कैसे संचालित करती है। ठीक है, तो ऐसी अनेक वस्तुएं व सेवाएं होती हैं जिनकी समाज में सभी सदस्यों को आवश्यकता होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिनके समाज के सभी सदस्यों को आवश्यकता होती है। तो सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उनकी कीमतों पर, उचित कीमतों पर उनकी आपूर्ति लोगों को उपलब्ध कराए ताकि वो उनको महंगी ना मिले। ठीक है, निजी जो क्षेत्र होते हैं वो लाभ की प्रेरणा से, मतलब लाभ कमाने से के उद्देश्य से वस्तुओं का जो दाम होता है वो ज़्यादा मात्रा में रखते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए कि बहुत सारी निजी कंपनियां जो हैं वो आपको फ्लोर देती, मतलब आटा देती हैं। आप आटे को ले लीजिए। ठीक है, अगर आप वही निजी कंपनी के द्वारा पैक्ड आटे को लाएंगे या पैक्ड चावल को लाएंगे तो वो आपको, मान लिया कि आप 1 किलो का चावल आप ला रहे, क्या भाव ला रहे हो, 85 रुपये का ला रहे हो। 1 किलो का चावल जो पैक्ड वाला है किसी कंपनी का, जो पैकिंग में आता है, वो 1 किलो का चावल आप ला रहे हो 85 रुपये किलो, और सरकार आपको कितने क्या भाव दे रही है सरकारी दुकानों के माध्यम से, 3 रुपये किलो। ठीक है, अब चावल की अवस्था अमीर को भी है, गरीब को भी है, क्योंकि खाना तो उसको खाना है ना। ठीक है, तो जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में लाभ कमाने का वो उद्देश्य रखते हैं। ठीक है, जबकि मैंने बताया कि सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि जन कल्याण का उसका उद्देश्य होता है, मतलब जनता की भलाई का उद्देश्य होता है, जनता का कल्याण उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा क्या कि निजी क्षेत्र लाभ के प्रेरणा से विकसित होते हैं, लाभ कमाने का उनका कोई उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः वह इन सेवाओं को उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो और इसके अलावा उन क्षेत्रों में विशाल वर्ग बहुत ही ज़्यादा निवेश करने की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए भी जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी सेवाएं क्षेत्र हैं, जो निजी क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के जो निजी क्षेत्र हैं, वो उसमें अपना धन नहीं लगाती हैं। जैसे मान लिया क्या कि सड़क निर्माण, पुलों का निर्माण, रेलवे, बांध आदि का निर्माण, इनमें विशाल निवेश की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में धन लगाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों में जो निजी कंपनियां होती हैं, जो निजी क्षेत्र होते हैं, वो अपना धन निवेश नहीं करते हैं। सड़क, पुलों आदि के निर्माण में सारा का सारा जो धन है वो सरकार ही वहन करती है, सरकार ही लगाती है। ठीक है, और लेकिन एक बात और भी है कि इन चीज़ों का निर्माण करना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है क्योंकि इससे जनता को लाभ होता है। जैसे मान लिया कि अगर सड़क बनाने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी है, लेकिन अब जनता के लिए सड़क, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सड़क की आवश्यकता होगी। ठीक है, मान लिया कि बहुत सारे भारत में हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है, तो बांधों के निर्माण से वहाँ तक पानी पहुँचाना हमें आवश्यक होता है। सरकार को वहाँ तक पानी पहुँचाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा तो वो लोग खेती कैसे करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो उनको जिंदा रखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए सरकार को वहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, तो निजी कंपनियां ऐसे चीज़ों में निवेश नहीं करती, लेकिन सरकार को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में आते हैं। भारतीय रेलवे, डाकघर, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, प्रसार भारती और भारतीय खाद्य निगम, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में आते हैं। और सरकार इन अर्थव्यवस्था को, सरकार इस क्षेत्र की गतिविधियों को कैसे चलाती है कि समस्त लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है अपने जीवन यापन के लिए, जीवित रहने के लिए। और सरकार के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो जनसामान्य को, मतलब जनता को, उन वस्तुओं और उन सेवाओं को उचित दाम पर उपलब्ध कराए। ठीक है, और
इस प्रकार से भी कराएं कि उनकी आपूर्ति लगातार उनको बनी रहे, उनको मिलती रहे। ठीक है, अगर सारी का सारी आपूर्ति एक बार देंगे तो क्या होगा बाद में, है ना। तो इसके विपरीत जो निजी क्षेत्र होते हैं वो उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, तो वो ऐसी बड़े बड़े चीज़ों में जिनमें बहुत ज़्यादा निवेश की आवश्यकता होती है उसमें धन को खर्च नहीं करते हैं, और ऐसे में केवल सरकार को ही जनता की भलाई के लिए उसमें धन का निवेश करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जो सरकार है, इसीलिए यही सब कारण है कि सरकार को इन क्षेत्रों में इन गतिविधियों का संचालन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। व्याख्या कीजिए किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो कैसे योगदान करता है कि एक देश के किसी भी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो निम्न तरीके से योगदान करता है। नंबर 1 क्या है कि देश के सुदृढ़ औद्योगिक आधार के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देश के मजबूत औद्योगिक आधार के निर्माण के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो सरकार है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी बात क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार में रोजगारों के अवसर में पर्याप्त वृद्धि भी होती है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार में रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है। नंबर 3 क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र अधिक पूंजी निवेश द्वारा पूंजी निर्माण की दरों में वृद्धि करने में सहायक होता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में जब कार्य होता है तो उससे देश में पूंजी निर्माण में, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन में भी वृद्धि होती है। देश में पूंजी निर्माण भी होता है। मान लिया क्या हुआ कि अगर सड़क का निर्माण होता है, पुलों का निर्माण होता है, तो उससे वस्तुओं की आवाजाही होगी, और वस्तुओं की आवाजाही होगी तो क्या होगा, एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगी, और क्या होगा, जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगी वो लोग खरीदेंगे तो देश में पूंजी का निर्माण होगा। कैसे, जो आपका सेल टैक्स बिक्री कर मिलेगा उससे आपको लाभ होगा, देश को लाभ होगा। नंबर 4 आपका क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र विकास के लिए वित्तीय संसाधन भी जुटाता है। ठीक है, 5वां क्या है, यह क्षेत्र सस्ती दर पर आसानी से वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, और साथ साथ में यह संतुलित प्रादेशिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। 7वां क्या है, यह आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं विस्तार द्वारा तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। नंबर 8वां क्या है कि यह अर्थव्यवस्था पर निजी एकाधिकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, और साथ साथ में यह अर्थव्यवस्था जो है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, वो लघु और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित करता है, उसको प्रोत्साहन देता है। और साथ साथ में नंबर 10वां पॉइंट क्या है, यह आय व संपत्ति की समानता लाता है। आय और संपत्ति में समानता भी लाता है, लिबरलाइजेशन भी करता है। 11वां पॉइंट क्या है, देश के कुछ सार्वजनिक उद्यम विदेशी आयातों पर हमारी निर्भरता को कम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपके जो चैप्टर आपका है सेकेंड भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है, चैप्टर सेकेंड, इसमें ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमारी किताब में 20वां और 21वां क्वेश्चन है, और आपकी किताब में आपको शायद हो सकता है कि उनकी संख्या बदली हुई हो, उनको आपको देख लेना है। फिर मैं दोनों क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का क्रियान्वयन क्यों किया जाता है। और दूसरा क्या था, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। गुड बाय।